गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर आशुतोष, संसार चंद जी, गुप्ता, बाकी विभाग के अधिकारीगण। सच पूछिए तो जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे मालूम नहीं था कि विषय क्या है और कार्यक्रम क्या है। नहीं, जब ये हो जाए फिर हम शुरू करते हैं। हो गया सबका। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि क्या कार्यक्रम है, तो बताया गया कि इस तरह से आपको रहना है, तो मैं यहाँ आया। तो फिर मैं पूछ रहा था तो इन्होंने कहा कि जो विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के मीडिया में शायद उतनी इनको कवरेज या तवज्जो नहीं मिलती, इसलिए ये आयोजन किया गया। तो सबसे पहले तो मुझे ये मन में थोड़ी, मैं मुस्कुराया भी कि इस शीर्षक की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि शायद यहाँ पे जो बैठे हैं मंच पे लोग, उनको लगता है कि उनको आमतौर से आप लोग कवरेज नहीं देते। अब उसमें अगर नहीं होता तो ऐसा कारण क्या है? इसमें कसूर तो आपका भी नहीं, उनका भी नहीं। तो मैं मीडिया से भी जुड़ा हूँ तो दोनों तरफ की जानता हूँ मुसीबतें और दिक्कतें। अभी मैं कल पटना में था तो जैसे ही मैं पहुंचा तो किसी ने पूछा कि नेपाल का क्या होता है, तो मैंने कहा भाई मैं तो आया हूँ बिहार की बात करने, आप वैसे नेपाल पूछ रहे हो। तो मजबूरी ये थी कि उस चैनल के लोग आपको सुबह एजेंडा दे देते हैं 4 आइटम्स, इसका बाइट लेकर के आना है। अगर वो ना लाया जाए तो आपकी हाजिरी नहीं लगती और खबर भी नहीं लगती। तो दोनों तरफ मजबूरी है। लेकिन उसके साथ साथ इसकी शायद एक ये वजह भी है कि हमारे देश में अभी हम वी आर स्टिल इवॉल्विंग। हमारा प्रजातंत्र केवल 70-80 साल पुराना है। समाज भी इवॉल्व हो रहा है, मीडिया भी इवॉल्व हो रहा है, हम सब लोग। और अभी तक भी स्पेशलाइज्ड जर्नलिज्म का भी कल्चर डेवलप होने लगा है धीरे धीरे। बल्कि इंग्लिस्तान में तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हैड वॉर जर्नलिस्ट जो काम ही ये करते थे। लेकिन अब मुझे खुशी है कि उस तरफ हमारा रुझान होने लगा। दूसरा क्या है कि ये जो एक मजबूरी है ब्रेकिंग न्यूज की, तो उसमें कोई ये पूछ दे कि आपने, मैं जो भी किसी को गाली दे दूं तो फौरन खबर लग जाएगी मेरे बाहर निकलने से पहले ही। लेकिन अब ये जो मैडम नेहा जी ने कहा क्वांटम वांटम, ये कहीं नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जानता हूं आपका भी और अपना भी। और अगर कोई मुझे गाली दे देगा तो मेरी भी खबर लग जाएगी, क्योंकि आप मुझसे पूछने आएंगे कि आपको कैसा लगता है। तो मैंने तो कई साल पहले, क्योंकि सारे मीडिया वाले दोस्तों को पता है मेरा और सारे हमसे जुड़े हुए हैं कि मैं बहुत कम उस तरह की बाइट देता हूँ। जब देना हो तो खुद ही बुलाता हूँ। तो दिल्ली में भी ऐसे ही है। तो मैंने उनसे कहा था कि ऐसा है कि अगर कोई मुझे गाली दे तो मुझे पूछने मत आना, क्योंकि मैं यही कहूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना क्या होगा फिर उसके पास जाएंगे और आखिरकार आई डोंट वांट टू बी अ सब्जेक्ट ऑफ द 9 o'clock डिबेट इन द इवनिंग। इसलिए, लेकिन अब धीरे धीरे अगर साइंस के प्रति या हेल्थ लाइफ साइंसेज के प्रति मीडिया की दिलचस्पी पैदा होने लगी तो उसके अनेकों कारण हैं। एक तो ये कि कोविड आ गया, तो कोविड के आने से क्या हुआ कि हर मीडिया एंकर डॉक्टर बन गया और सबको, लोगों को जानकारी भी थी, जिज्ञासा भी थी जानने की। तो पहली बार किसी विज्ञान संबंधी विषय को लेकर के मीडिया में कवरेज आ रही है, क्योंकि एक राष्ट्र के जीवन में, समाज के जीवन में इस तरह के कई मरहले आते हैं, ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं जिससे हमारा परिप्रेक्ष्य बदलता है। दूसरा, चंद्रयान, जिसके साथ मैं भी जुड़ा था। तो एक रॉकेट का ऊपर जाना इज अ वेरी रोमांटिक इवेंट। हालांकि हकीकत यह है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का हिंदुस्तान में जितना इस्तेमाल बाकी क्षेत्रों में हो रहा है वो शायद रॉकेट में बहुत कम। स्पेस वॉयजेस तो ही है, लेकिन हर क्षेत्र में आज स्पेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी हैज एंटर्ड एवरी इंडियन हाउस होल्ड। आप सब भी स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कभी सैटेलाइट माध्यम से चल रहे हैं।
इतने सारे हिंदुस्तान के अपने डेडिकेटेड मीडिया, डेडिकेटेड सैटेलाइट्स हैं, आपके स्मार्ट सिटी प्रोग्राम्स, आपका टेली मेडिसिन, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, हर कार्यक्रम में, हर जो हमारा फ्लैगशिप योजना है उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी है। लेकिन रॉकेट का आसमान में जाना एक ऐसा दृश्य है जिससे लोगों को भी दिलचस्पी है और मीडिया को भी उससे। तो मैं उस दिन कह रहा था मीडिया के कुछ मित्रों से कि थैंक गॉड स्पेस हैज गिवन अस स्पेस इन मीडिया। तो चंद्रयान के बाद लोगों को लगा कि शायद इसमें कुछ दिलचस्पी है, तो क्योंकि यू हैव टू केटर टू द व्यूअर्स, अगर व्यूअर देखना ही ना चाहे तो व्यूअर को भी दिलचस्पी आई, और इसलिए अब धीरे धीरे ये हालात बदलने लगे। अब मीडिया की रिपोर्टिंग साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर के हो, हेल्थ साइंसेज को लेकर के हो, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि जो यहाँ बैठे हैं उनकी पब्लिसिटी हो जाए, क्योंकि इन्होंने तो कोई इलेक्शन लड़ना नहीं है। हो सकता है राजनीति जगत से लोगों की वो मजबूरी, वो इसलिए है कि समाज के वो लोग जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो उसके पोटेंशियल बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, उन तक सूचना पहुंचे। अब नेहा जी बात कर रही थी स्टार्टअप्स की। ये सच है कि सन 2014 से पहले हमारे यहाँ देश भर में लगभग 350-400 स्टार्टअप्स थे, उससे ज्यादा नहीं थे। पहली बार जब प्रधानमंत्री जी ने 2015 में लाल किले के परिसर से स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में कहा स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया कि इसका अर्थ क्या है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री लाल किले से बात की का इतना प्रभाव रहता है, मीडिया में उसको कवरेज देता है, देखिए रातों रात कितना बदलाव आया। टुडे वी स्टैंड नंबर 3 इन द इकोसिस्टम। तो आप समझ सकते हैं कि मीडिया का कितना एक पॉजिटिव प्रभाव भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि कोविड की मुसीबत आई तो मीडिया ने कवरेज दी, किश्तवाड़ की आई तो आपको IMD में दिलचस्पी हुई कि फोरकास्ट कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, कहाँ होता है। लेकिन पीस टाइम रिपोर्टिंग में भी कहीं ना कहीं साइंस टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस का महत्व हो सकता है। वो हमें धीरे धीरे समझ नहीं आने लगेगा हम सबको। और जैसे अभी कहा इन्होंने अरोमा, लगभग 3000 से अधिक लोग, बच्चे अब स्टार्टअप से जुड़ चुके हैं और एक नया आयाम आया है। और जम्मू कश्मीर का नाम सारे हिंदुस्तान में उसी के कारण सबकी जानकारी में आया। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में 1-2 बार उसका जिक्र किया। 26 जनवरी को उसकी झांकी भी निकली, लेकिन अभी तक उसकी इतनी रिपोर्टिंग मेन स्ट्रीम में नहीं हो पाई। हाँ, अगर वहां कोई जो बागीचे हैं लेवेंडर के, उसके पास कोई फसाद हो जाता तो हो जाती, लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि लगा, और बहुत सारे मीडिया के लोग भी उससे जुड़ने लगे। अभी दिल्ली की एक टीम आई थी। इसी तरह कई बार हमें ये भी लगता है कि हमारे अंदर हमने अपनी रिसर्च कम की होती, हमने भी, आपने भी, इन्होंने भी। जब ये सबसे ऊंचा पुल बनने लगा, क्योंकि काम रुक गया था रेल का सन 2014 में, तो चूंकि वहां का मैं सांसद था तो बार बार आग्रह करते थे कि नहीं, रेल पटरी बननी चाहिए, इसकी दोबारा अलाइनमेंट हुई। वो कहने लगे साहब ये ना सुरक्षित है ना संभव है। फिर आखिरकार जब हुआ तो समझ में आया कि ये तो इतना ऊंचा पुल है कि एफिल टावर से भी ऊंचा है। अब मैं बहुत उत्साहित हुआ, मैं सबको जा के सुनाता था, किसी ने कहा ना, किसी ने बात सुनी, ना किसी मीडिया ने कवर किया। फिर एक दिन इत्तेफाक से एक फ्रेंच अखबार है, उसके दिल्ली की ब्यूरो हेड आई हुई थी, तो मैंने बातों में उनसे कहा कि, मैंने कहा आई बिलीव वर्ल्ड्स हाईएस्ट मॉन्यूमेंट इज इन योर प्लेस। तो कहती है ऑफ कोर्स एफिल टावर। मैं कहा यू कम एंड सी वी आर कमिंग आउट विद अ मॉन्यूमेंट व्हिच इज 35 मीटर्स हायर। तो उन्हें इतवार नहीं आया, उन्होंने दूसरे ही दिन यहाँ टीम भेजी, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, और फिर धीरे धीरे हमारा मीडिया भी उठाने लगा। अब ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए हम सबको अपने अंदर मंथन करना हो। हमारे बीच इतना कुछ हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि उसकी खबर पढ़ने वाले नहीं है। कहीं ना कहीं जैसे आपको अपनी मानसिकता, हमको अपनी मानसिकता बदलनी होगी, वहाँ एडिटर डेस्क पर बैठे हुए लोगों को भी। और दूसरी बात यह कि अब जब आप बात करते हैं, जैसे नेहा जी ने कहा इंस्पायर है, इसी तरह से अनेकों ऐसी स्कीमें हैं जो अभी यहाँ बैठे हुए धरने पे बैठ जाते हैं बच्चे 6-6 हज़ार की कंट्रेक्चुअल नौकरी के लिए। उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि उससे कई गुना ज्यादा आपको ये स्कीमें दे सकती हैं।
2 साल पहले हमने एक खादी का एक्सपो लगाया उधमपुर में। मैं बताता हूँ आपको कि क्या फर्क रहता है हमारी जानकारी का अभाव, और आप इनफैक्ट बच्चों में भी, युवाओं में भी वो रुझान पैदा कर सकते हैं। जो खादी इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के हेड है वो मुझे मिले, तो उन्होंने मैं बड़ा प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि साहब आपको मालूम है खादी एक नया व्यापार का साधन बनकर के आया। इस साल 1 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ, तो 1.5 लाख का कुर्ता बिक रहा है विदेशों में। तो मैंने कहा इससे तो आप इसके लिए इसको प्रमोट करने को क्या कह रहे हैं? तो बोले हम इसके जगह जगह शिविर लगा रहे हैं। उन दिनों ने वाराणसी में लगाया था। हमने कहा उत्तर भारत में कब लगाएंगे? बोले योजना अलीगढ़ में। तो मैं कहा उधमपुर में लग सकता है। हमने बोले कस्बा छोटा है, लेकिन जब आग्रह किया तो उन्होंने लगाया। तो बोले जम्मू कश्मीर के लिए हमने 50 करोड़ की सब्सिडीज रखी है, और इतनी बढ़िया स्कीम है वो। मैं ये एक उदाहरण दे रहा हूँ। अगर आप वेबसाइट में देखें तो सब कुछ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे स्टोरी बन जाती है। लेकिन थोड़ा सा मैं लगता है अगली बार एडिटर्स को भी बुलाना पड़ेगा। आप बैठे प्लीज। उसमें 30, 35, 40% आपको सरकार सब्सिडी देती है। जब आप लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट भी वो सरकार देती है, यानी आपको घर से कुछ लगाना है। तो जब वहां कार्यक्रम हुआ तो एक लंबी कतार लग गई बच्चों की, नौजवानों की, और जब वो खत्म हुआ तो समझ में आया कि जम्मू से उधमपुर से एक भी नौजवान नहीं, सबके सब कश्मीर से आए थे। अब कहते हैं कश्मीरी खा गया। अब वो ऑनलाइन है। हमने उनसे कहा साहब ये तो हमारा तो कोई बच्चा है, तो साहब हम क्या कर सकते हैं, तो ऑनलाइन है। जब हमने बच्चों से पूछा, बोले जी उसी को दसिया नहीं। तो दसना क्या है, इसी में है सारा कुछ, जिसमें हम अपनी फोटो बदलते हैं सारा दिन, सब कुछ इसमें है। आज बच्चे इसी में से पढ़ाई करके IAS हो रहे हैं। और हमारे लिए भी, चाहे हम पत्रकारिता से जुड़े, हमारी सारी स्टोरी इसी में है। वो जमाना चलता रहा कि जब, इसलिए अब जैसे अभी बात आई है स्पेस की, लाइफ साइंसेज की, अभी डॉक्टर आशुतोष बता रहे थे। एक जमाना था हम हर क्षेत्र में 10-15 साल पीछे हुआ करते थे। बड़ी छोटी सी मिसाल है कि टेलीविजन की, अमेरिका का जो सबसे बहुचर्चित चुनाव रहा है राष्ट्रपति का, वो था 1960 का, जिसमें एक नौजवान 42-43 साल की उम्र के बड़े खूबसूरत नौजवान जॉन कैनेडी ने एक वेटरन रिचर्ड निक्सन को जीतते जीते हरा दिया। सारी दुनिया चौंक गई। और कैसे हुआ कि टेलीविजन डिबेट हुई दोनों कैंडिडेट्स। हमारे हिंदुस्तान में मालूम ही नहीं था कि टेलीविजन क्या, डिबेट क्या है। यहाँ पहला चित्रहार वो भी दिल्ली में देखने को मिला, कहीं सन 71-72। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जैसे आशुतोष बता रहे थे, नेहा जी बता रही थी, आज बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जहां से हम दुनिया से आगे हैं। उदाहरण के तौर पर पहला इंसान चांद की धरती पर उतरने वाला अमेरिकन था, लेकिन मैं कहता हूँ वो आगे पीछे घूम के आया, लेकिन उसे पानी नहीं दिखाई दिया। पानी के होने की संभावनाएं और उसका प्रमाण लेकर हमारा चंद्रयान आया और दुनिया को उसको जानकारी दी। इसी तरह से अभी जो शुभांशु ऊपर गए, तो उन्होंने जो प्रयोग किए हैं, मैंने उस दिन कहा भी था जिस दिन वो वापस लौटे, मैंने कहा ये प्रयोग हिंदुस्तानी कर रहा है, लेकिन द स्पिरिट इज दैट ऑफ विश्व बंधु। कि उन प्रयोगों का जो लाभ पहुंचेगा उसमें हेल्थ के साथ है मायोजेनेसिस, जो आपकी मसल्स वेस्टिंग हो जाती है, डायबिटीज में, कैंसर में, कई बार फ्रैक्चर हो जाए तो आपको 2-4 महीने लेटना पड़े तो आपको फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है। उसका क्या उपचार हो सकता है, माइक्रोग्रेविटी में उसने उसका एक्सपेरिमेंट किया। आप लोगों के लिए जो ताल्लुक रखता है कि लगातार टीवी, गैजेट या कंप्यूटर स्क्रीन के आगे सारा दिन बैठने से आपके फैकल्टीज पर क्या असर पड़ता है, आपके कंसंट्रेशन पे, थॉट प्रोसेस में, फोकस में। इसी तरह प्लांट एक्सपेरिमेंट्स उसने की। और ये सब भी, अब इनकी जानकारी अगर नहीं पहुंचेगी तो जो इसके लाभार्थी हैं, स्टेक होल्डर्स, वो क्या करेंगे ये। और दूसरी बात यह है कि अब जमाना आ गया कि सबको मिलके चलना होगा। अगर इससे आगे चलना है बहुत कम फर्क रह जाएगा, ना मीडिया वाला मीडिया, ना डॉक्टर वाला डॉक्टर। जैसे मैंने कहा, मीडिया वाले भी डॉक्टर बनने लग गए, पढ़ लिख के। आजकल सारा कुछ अवेलेबल है, और हर कोई वोटर उठा के सिटीजन जर्नलिस्ट भी बन गया। लेकिन यही एक तरीका है कि इंटेग्रेटेड तरीके से हमको आगे चलना होगा। और जैसे इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अब कॉस्ट इफेक्टिव डेस्टिनेशन ऑफ हेल्थ,
कैन से इंडिया इज गोइंग टू बी द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ डेस्टिनेशन। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई चीज फैसिलिटी उपलब्ध नहीं, उपलब्ध भी होगी और कम कीमत पर होगी, और यही कारण है कि विदेशों से लोग इलाज कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों का प्रचार प्रसार अगर विदेशी मीडिया करे और हम ना करें तो हमारे लिए भी थोड़ी सी एक एम्बेरसमेंट रहेगी। इसलिए मुझे लगता है कि आज की इस गोष्ठी का महत्व था। उसके बाद मुझे बात नहीं करनी, अगर आपने कुछ करनी है तो आप कीजिए, तो मैं उसका उसी तरह से रिस्पॉन्स दूंगा। नहीं कोई है तो ठीक है। अरोमा मिशन है, किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है? अरोमा मिशन, हाँ, इसमें अभी सुमिंदर जी पूछ रहे हैं अरोमा। दरअसल एक बात तो मुझे लगता है जो मीडिया भी जिसमें कुछ कर सकता है, और हमारे लोग, हम लोगों का भी ये दायित्व है। स्टार्टअप का मतलब आईटी नहीं रहता। हुआ क्या कि वहां विदेश से कॉन्सेप्ट आया, बंगलौर में लैंड हुआ, वो आईटी हब था, हमने सोचा आईटी। वो लगता है कि कोई बहुत बड़ा पीएचडी हो, कोई बड़ा साइंसदान हो तो वो स्टार्टअप कर सकता है। ऐसा नहीं है। हमारे ये जो बच्चे हैं इनमें से कई लोग ग्रेजुएट भी नहीं है। और हिंदुस्तान के लिए जो एक्सक्लूसिव हमारा सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर, वो हमारा एक्सक्लूसिव। और आने वाले समय में जब हम चौथे दर्जे से तीसरे, दूसरे, पहले दर्जे तक, अव्वल दर्जे तक जाएंगे इकॉनमी, तो यही सेक्टर हमें ले जाएंगे जो ना कभी तलाशेंगे ना तराशेंगे, विच आर एक्सक्लूसिव टू इंडिया। उसमें एग्रीकल्चर हमारा हिमालयन, ये सारा जो अरोमा और फ्लोरिकल्चर है, ये सारा हिमालयन सोर्स है। उसी तरह हमारा समुद्र तट 11,000 किलोमीटर लंबा हमारा समुद्री तट है। अब हमने वहां भी डीप ओशन मिशन शुरू किया और इतनी बड़ी संपत्ति वहां पे छिपी हुई है, मिनरल्स, माइंस, फिशरीज, जो किसी ने देखा नहीं आज तक। और तीसरा स्पेस, जो पहले तक ऑलमोस्ट डिस्मल इकोनॉमी, आज $8 बिलियन हो गया, और हमारा अनुमान है 8-10 साल में 5 गुना बढ़ना चाहिए पता। तो ये वो सेक्टर जिनको मोदी जी के आने के बाद तलाशा जाने लगा, ये हमारी वैल्यू एडिशन करेंगे इकोनॉमी। और जहां तक अरोमा का ताल्लुक है, इनका कहना ठीक है कि क्योंकि उसमें बहुत सारा मुनाफा होने लगा, छोटी छोटी शीशी अतर की 15-15 हजार की बिकने लगी, बच्चे लाखों में खेलने लगे, तो बहुत से कॉर्पोरेट सेक्टर से बच्चे छोड़ करके नौकरियां अरोमा में आ गए। लेकिन जब संख्या बढ़ती है तो आमदन कम होती है, और इसलिए स्टार्टअप का एक ये भी मंत्र है कि ईच टाइम यू हैव टू कीप मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल। उसके लिए एक तो पहले जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट, और ये कामयाबी भी इसलिए हासिल हुई कि शुरू से ही हमने प्राइवेट परफ्यूम इंडस्ट्री के साथ लिंक करके रखा था। नेक्स्ट लेवल अगर आप अरोमा की बात करेंगे तो मैं स्वयं गया था, जो परफ्यूम हब है फ्रांस में, एक गांव है ग्रास, जो एक परफ्यूम ग्रोइंग विलेज है। वहीं से हर किस्म के वो प्लांटेशंस पैदा होती हैं जहां से तरह तरह के परफ्यूम है। और वहाँ काउंसिलेट जनरल से भी हमने हिंदुस्तान वाले से बात की है। तो एक तो हम कोशिश करेंगे कि वैल्यू एडिशन कैसे की जाए, क्योंकि स्टार्टअप को सस्टेन करने के लिए यू हैव टू कीप एडिंग वैल्यू टू दैट, उसको और उसमें क्या क्या इजाफा किया जाए, क्या क्या चीजें जोड़ी जाए। और दूसरा, किस तरह से प्राइवेट इंडस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट हो। ये जितनी भी सक्सेस स्टोरीज, हम हिंदुस्तान ने सबसे पहला वैक्सीन बनाया कोविड का दुनिया में, तो इसलिए कि सबसे पहले ही शुरू से ही हमारा एक प्राइवेट कंपनी के साथ टाई अप हो चुका था। तो प्राइवेट पब्लिक, जैसे तभी मैंने कहा कि अब डिस्टिंक्शन नहीं रहने वाली कि कौन प्राइवेट मीडिया और कौन पब्लिक मीडिया, उसी तरह हर क्षेत्र में अब ये एक समान होगा। दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड, जो उन्होंने कहा कि 2047। सर, अरोमा मिशन के तहत जो लेवेंडर की कल्टीवेशन है वो भद्रवाह और किश्तवाड़ एरिया पे उसका बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। ऐसी रिपोर्ट्स है कि रामनगर और रियासी में भी अब आने वाले दिनों में हो सकता है लेवेंडर की खेती होगी। इसका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा और इसके एक्सपेंशन क्या है? साथ में इसके साथ ये भी जोड़ूंगा कि लेमन ग्रास के ऊपर भी एक बहुत ज्यादा फोकस किया गया था रियासी बेल्ट में, जो है पैंथल एरिया में। सर, उसके तहत भी स्टार्टअप जो है वो काफी सामने आए थे। इससे भी थोड़ा सा उधमपुर में जो अपर रीचेज है, लाटी बसंतगढ़ का क्षेत्र, वहां पे इसका शुरुआत हुई है। कठुआ जिला में बिलावर की अपर रीचेज में, और अब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने भी इसका अनुसरण किया है। और इसका जैसे लेमन ग्रास और इसका दोनों का ये फायदा है कि इसको बंदर नहीं खाता। जो आपके लिए सुगंध है उसके लिए दुर्गंध है, तो बंदर से इसको बचाने की जरूरत नहीं रहती। दूसरा ये भी है कि लेवेंडर में बहुत ज्यादा सिंचाई नहीं करनी पड़ती, तो बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है, और इसकी पैदावार भी बड़ी आसानी से हो जाती है। और इसको हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि आपके माध्यम से हम प्राइवेट इंडस्ट्री को कह सकते हैं कि वो इसके साथ जुड़े। जम्मू का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है क्या वो फेवरेबल है सर लेवेंडर की? अपर रीचेज में होगा, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि इसकी जो इंडस्ट्री लिंकेज है वो जम्मू में कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे परफ्यूम डिस्टिलेशन
की व्यवस्था हमने वहाँ खेतों में रखी थी, वो उठा करके मुंबई ले जाया करती थी परफ्यूम कंपनी। अगर उस तरह का यहाँ कोई प्राइवेट हाउस सामने आए जो जम्मू में वो सेटअप करे, तो जम्मू से एक परफ्यूम इंडस्ट्री का भी आगाज हो सकता है। क्योंकि अगर उसकी बुहाई और उसकी उपज के लिए एक विशेष किस्म की जलवायु चाहिए, तो जो बाकी का प्रोसेसिंग है वो दूसरी जगह हो सकता है। सर, रियासी में जो लिथियम पाया गया था, प्रेशर स्टेटस क्या है? वो दरअसल उसका भी एक्सप्लोरेशन हो नहीं पाया। इनिशियल रिपोर्ट आई थी, लेकिन उसके बाद वो एक्सप्लोरेशन के लिए जब उन्होंने टेंडरिंग वेंडरिंग की तो उसका कोई आगे बात बढ़ी नहीं। अब वो उसका एक बार फिर से प्रोसेसिंग करेंगे। एक्सप्लोर जब होगा तो फिर पता चलेगा कि कितना, क्योंकि पहले सिर्फ अनुमान था, इसलिए फिर हमने उस बात को ज्यादा भी चर्चा में नहीं लाया। हमने कहा जब तक पूरे निष्कर्ष ना निकल जाए। वो एक्चुअली उनको यहाँ पे क्या है कि एक्सप्लोरेशन के लिए कुछ इम्पैनल्ड कंपनीज हैं, वो उन्हीं को दिया जाता है, और इसलिए उनमें से शायद किसी ने आगे आकर के अपना ऑफर नहीं दिया, इसलिए वो बात पीछे रहेगी। अब वो सारा प्रोसेस दोबारा कर रहे हैं। सर, मौसम में जिस तरह के बदलाव पिछले हमने खासकर जो देखे हैं जम्मू कश्मीर में, आप उसमें क्या इम्पैक्ट और क्या उसमें मैंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से हम 4 रडार और लगाने वाले हैं, 3 पहले से ही थे। उससे क्या होगा कि जरा डिस्टेंस वाइज आपका ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। श्रीनगर में हमारा रीजनल IMD सेंटर है जो 100 साल से ज्यादा पुराना है, क्योंकि ये विभाग 150 साल पुराना है। श्रीनगर का सेंटर आरंभिक दिनों में बना था, श्रीनगर, शिमला इत्यादि। उसी तरह का हम जम्मू में भी एक बनाने की योजना कर रहे हैं। नेक्स्ट जो IMD सेंटर्स देश भर में रीजनल सेंटर्स बनेंगे, उनमें से एक जम्मू है। तीसरा ये है कि क्लाउड बर्स्ट को लेकर के और अर्थक्वेक को लेकर के एग्जैक्ट फोरकास्ट कभी नहीं रहता, दुनिया भर में कहीं नहीं रहता। रेनफॉल का होता है जो तब भी हुआ था, आजकल भी होता रहा, और काफी प्रिसाइज होता है। लेकिन हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट को कंट्रीब्यूट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको स्टडी करने की कोशिश की जाए। क्योंकि क्या होता है कि एक जगह पे, एक मखसूस जगह पे कहीं ऐसा मॉइस्चर आ गया, वहाँ पे टेम्परेचर ऐसा गर्म हो गया, तो एक एक्सप्लोसिव बन जाता है। तो वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर उनका अनुमान हो जाए तो हम एटलीस्ट एक पॉसिबल वार्निंग, फोर वार्निंग दे सकते हैं। और कुछ एक स्टडीज भी शुरू की है हमने, हिमालयन इकोलॉजी सस्टेनेबिलिटी मिशन भी शुरू किया है। सर, इसी के साथ साथ क्लाइमेट के साथ यात्रा काफी दिनों से सस्पेंड थी, अब 14 तारीख से यात्रा भी शुरू होने जा रही है। सर, किस तरह से आप? नहीं, मुझे विश्वास है कि जो श्राइन बोर्ड के जिम्मेवारी जिन लोगों के पास है, उन्होंने सारी जानकारियां प्राप्त करके ही फैसला किया होगा। ये उन्हीं के विवेक पर हम छोड़ते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा कॉमन सवाल रहेगा, ये जो आरएसपुरा सेक्टर में जो बासमती पूरा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाती है, ये बाढ़ जो प्रभावित हुआ वो इलाका, सर सारी की सारी बासमती इनकी खराब हुई है। आप ठीक कह रही हैं, वो सिर्फ यहाँ पे भी नहीं, पंजाब में भी काफी हमारा क्रॉप डैमेज हुआ है। वो भी एक विषय रहेगा आने वाले। ये आफ्टर इफेक्ट्स है। अभी इमीडिएट तो रिलीफ है, रेस्क्यू था कि किसी को बचाना, किसी को पहुंचाना। अब ये धीरे धीरे आएगा। और इसमें एक डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, उनके ताल्लुक से भी कई बार एपिडेमिक्स फैलने का भी रहता है। इसीलिए आज हमने दिल्ली से लाया, मैं जा रहा हूँ बॉर्डर, हमारे जो बंकर्स हैं उनमें भी पानी आ गया था, और वहाँ पर जो ड्रिंकिंग वाटर है उस पर भी इतनी रख रखाव नहीं हो पाया, थोड़ी पोल्यूशन हुई। तो कुछ एयर फिल्टर्स हम लेकर के जा रहे हैं, हम गाड़ियों में लाते हैं। अभी मैं उनके साथ जा रहा हूँ, तो हम उसको कवर करने के लिए सर हर जगह जाके, नहीं, वो ठीक है, वो तो ठीक है, वो उसके, लेकिन प्रिवेंशन करने के लिए हमें करना पड़ेगा। जब कैंप लगाने से डिटेक्ट होगा, उसमें भी कई जगह कोलीफॉर्म कंटेंट ज्यादा आया है, तो वो क्योंकि प्रिवेंशन जब तक नहीं होगी, एक बार आउटब्रेक हो गया तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप कंट्रोल ही कर सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि उस तरह की नौबत ना आए। और जैसा आपने कहा कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये आपदा आई, तो किसी को अनुमान नहीं था, किसी की तैयारी भी नहीं थी, लेकिन समाज ने उसमें बड़ा सहयोग किया, मीडिया ने बड़ा सहयोग किया। और चिशोती में तो वो जो बाइकर्स हैं, बिकॉज वो मौके पर मौजूद थे, वो वैसे ही यात्री को ले जाया करते, तो सबसे दे वर द फर्स्ट रेस्क्यूअर्स। थैंक यू। थैंक यू।